अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्टिकल राइटिंग की इस प्लेलिस्ट में हमने लास्ट वीडियो में मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी के सेक्शन को चेक किया था। उसमें सब हेडिंग्स कौन सी ऐड करनी है, क्या डाटा उनमें लिखना है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज़ करेक्टराइजेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आपने ये करेक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है ये अलग सब हेडिंग में नहीं लिखना, बल्कि इसकी एक अलग से सेक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन होता है, मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी का एक सेक्शन होता है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का एक सेक्शन होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि करेक्टराइजेशन का भी एक प्रॉपर सेक्शन बनाया जाए। मीन्स टू से अगर इस पेपर को हम चेक करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन को नंबर 1 दिया गया है, मीन्स यानी कि ये पहला सेक्शन है। दूसरे सेक्शन इसका मटेरियल्स एंड मेथड है, उसके अंदर उन्होंने फर्दर सब हेडिंग्स ऐड की हैं। और तीसरे नंबर पे एड्सॉर्बेंट करेक्टराइजेशन, ये एक अलग सेक्शन बनाया गया है। और फिर चौथे नंबर पे बैच एड्सॉर्प्शन स्टडीज़, और फिर बाद में रिजल्ट एंड डिस्कशन, उसके बाद फिर आगे कंक्लूजन और रेफरेंसेस। तो इट डिपेंड्स के आप किस जर्नल में पेपर सबमिट करवा रहे हो फॉर पब्लिकेशन, उस जर्नल के अकॉर्डिंग आप फिर अपने पेपर का ये एड्सॉर्बेंट करेक्टराइजेशन वाला पोर्शन सेट करते हो, या उसको सब हेडिंग की शक्ल में लिखना है या सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट करेक्टराइजेशन ये हमारा आज का टॉपिक है कि एड्सॉर्बेंट करेक्टराइजेशन को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का बेस्ट वे क्या है, और कौन कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अपने एड्सॉर्बेंट की करेक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे दो तरह की टेक्निक्स इन दोनों पेपर्स में मेंशन है, डेट इज़ FTIR एंड SEM। एड्सॉर्बेंट करेक्टराइजेशन, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूं कि करेक्टराइजेशन टेक्निक्स क्या हैं, इनको कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। क्या इनके अलावा इनको यूज़ किए बगैर हमें प्रोसेस की जो मैकेनिज़्म है या पूरी उसकी डिटेल है, क्या हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। एड्सॉर्बेंट करेक्टराइजेशन बेसिकली आपका जो सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट है, जो सिलेक्टेड कंपोजिट है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी डेवलप है, क्या वो क्रिस्टलाइन है या अमorphous है, उसकी सरफेस कैसी है, वो रफ़ है, स्मूथ है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, या उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, या उसके अंदर कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें करेक्टराइजेशन टेक्निक से पता चलती हैं। वो कितनी लैम्डा मैक्स पे उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन आ रही है, कितने फंक्शनल ग्रुप्स किस वेव नंबर पे जाके मैक्सिमम पीक दे रहे हैं, हाइड्रोजन NMR मीन्स टू से प्रोटॉन NMR, कार्बन 13 NMR, ये सारी इसी करेक्टराइजेशन का पार्ट है, इसी में हम इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये सारी टेक्निक्स हम अप्लाई नहीं करते, बिकॉज आपने जब भी ये वाला पोर्शन लिखना है, आपने जब करेक्टराइजेशन करवानी है, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो फैसिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग करेक्टराइजेशन वाला पोर्शन मेंशन करना है। मीन्स टू से जो इंस्ट्रूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, आप वो टेक्निक्स अप्लाई करोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में FTIR या SEM और XRD की मशीन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं तो आप ये तीनों टेक्निक्स अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी अपने करेक्टराइजेशन करवा सकते हो, NMR भी करवा सकते हो, TGA एनालिसिस भी होता है, वो भी अगर आप करवाना चाहते हो, तो इट्स अप टू यू। आप जितने ज़्यादा उसके करेक्टराइजेशन के रिजल्ट लगाओगे पेपर में, उतना ज़्यादा पेपर की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। अगर हमने किसी भी एड्सॉर्बेंट का, किसी सब्सटेंस का हमने ये चेक करना है कि उसका एलिमेंटल एनालिसिस क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, इनमें से फास्फोरस है, इनमें से कौन सी चीज़ें, कौन से एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद हैं, तो उसके लिए EDX एनालिसिस करवाया जाता है। ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका कंपोजिट, नैनो कंपोजिट या जो भी आप कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हो वो अमorphous है या क्रिस्टलाइन है, तो उसके लिए XRD टेक्निक अप्लाई की जाती है। XRD अच्छा, अगर आप
किसी बायोजॉर्बेंट पे वर्क कर रहे हो तो फिर उसके लिए XRD नहीं होती, बिकॉज बायोजॉर्बेंट में अमॉर्फस या क्रिस्टलिनिटी चेक नहीं की जाती, वो बाय शेप ही हमें अमॉर्फस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो कंपोजिट, नैनो कंपोजिट या किसी और केमिकल कैटलिस्ट की आप XRD अगर करवाओगे तो वो लाजमी हिस्सा होता है। और ये अगर आप XRD के रिज़ल्ट कंपोजिट और नैनो कंपोजिट के केस में या हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर के केस में नहीं ऐड करते पेपर में, तो रिव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि आप XRD के एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट पेपर में लाजमी मेंशन करें। इसके बाद TGA एनालिसिस है, जिससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर का और एड्जॉर्बेंट की कंपोजिशन या उसके स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद अगर NMR एनालिसिस अगर आप करवाते हैं तो उसमें हमें कार्बन और प्रोटॉन का पता चलता है कि कौन सी बॉन्डिंग किस कार्बन की किस हाइड्रोजन के साथ है। ये उस केस में होता है अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट आपने बनाई है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की अगर आप सेंसिस कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए ये NMR कार्बन 13 NMR और प्रोटॉन NMR ये लाजमी हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर आप बायोजॉर्बेंट या कंपोजिट, नैनो कंपोजिट पे काम कर रहे हो तो फिर प्रोटॉन NMR और कार्बन 13 NMR ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर गुजारा हो सकता है। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बता दी कि इनको आप अप्लाई करें या ना करें, तो ये इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। लेकिन दो ऐसी टेक्निक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो हर पेपर में आपको मिलेंगी, डेट आर FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरे नंबर पे सैम एनालिसिस है, ठीक है। कुछ पेपर्स में आपको UV विजिबल का डाटा भी मिलेगा। उन्होंने UV विजिबल के ज़रिए, फॉर एग्जांपल आपने जो लैम्डा मैक्स कैलिब्रेशन की है, आप उस रिज़ल्ट को भी अपने पेपर में ऐड कर सकते हो। और ये चीज़ हम ऑलरेडी थीसिस राइटिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें हमने ये बात की थी। अगर आपने वो प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उसको चेक कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है, UV एब्जॉर्ब विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को या बियर लैम्बर्ट लॉ को कैसे यूज़ करना है, उसका लिंक भी एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको लैम्डा मैक्स कैलिब्रेशन नहीं करनी आती है तो काइंडली आप उस प्लेलिस्ट में उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये तीन तरह के रिजल्ट, यानी कि UV विजिबल का, FTIR और सैम, ये आप तीनों करेक्टराइजेशन टेक्निक्स में लगा सकते हो। और अगर आप कंपोजिट, नैनो कंपोजिट पे भी वर्क कर रहे हो तो फिर आपका XRD भी लाजमी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। इस तरह आपकी FTIR, सैम और XRD ये तीन हो जाएंगी। अगर आपको कंपोजिट का TGA एनालिसिस भी मिलता है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। मीन्स टू से आप खुद से भी उसका वो करेक्टराइजेशन रिज़ल्ट लगा सकते हो करवा के। लेकिन अगर आपको वो करेक्टराइजेशन रिज़ल्ट करवाने की में कोई डिफ़िकल्टी है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑलरेडी रिपोर्टेड डाटा भी यूज़ कर सकते हो या उसका रेफरेंस दे सकते हो अपने पेपर में, ठीक हो गया। तो उसका रेफरेंस देने के लिए या उसकी फ़िगर लगाने के लिए आपको उस पेपर से उसके जो कोरस्पोंडिंग ऑथर हैं या उस पेपर के जो जर्नल है उनके एडिटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन लेने का एक प्रॉपर वे होता है, कॉपीराइट क्लियरेंस सेंटर पे जाके आप फिगर को रीयूज़ करने की परमिशन लेते हो। और उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम बेसिकली दो तरह की टेक्निक्स, FTIR और सैम, ये दो तो आपके पेपर में लाजमी होनी चाहिए। अब बात आती है कि FTIR और सैम ये दोनों टेक्निक्स हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली ये हमें ये बताती है कि जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट, ये जो सब्सटेंस हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। आइदर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, या कोई फिनोलिक ग्रुप है, या कार्बोनाइल ग्रुप है, या डिफरेंट अदर फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो कि डाई या मेटल आयन को एड्जॉर्ब करवा रहे हैं या उसके अंदर एड्जॉर्प्शन के अंदर उनका कोई रोल है, ठीक है। तो ये हमें एक तो ये चीज़ फंक्शन ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है FTIR से, और दूसरे नंबर पे हमें केमिकल कंपोजिशन का भी पता चलता है। मीन्स टू सेम, जब फंक्शन ग्रुप पता चल जाएंगे कि ये फंक्शन ग्रुप हैं, ये आयोनाइजिंग फंक्शन ग्रुप हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग है, तो फिर हमें थोड़ी बहुत उसकी कंपोजिशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है सैम एनालिसिस या सैम टेक्निक।
तो सेम के बारे में एक प्रॉपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं इसी चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी कि सेम मशीन या इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, उसका क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसमें सैंपल को रखने से पहले सैंपल के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके यूजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सैम के बारे टेक्निक जो है, इस केस में हमें सैम से इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि हमारा जो सिलेक्टेड एडजॉर्बेंट है या सब्सटेंस है, क्या उसकी सरफेस रफ है, स्मूथ है, हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। ठीक है, तो हमें यानी कि मार्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए सैम टेक्निक यूज़ करते हैं। मार्फोलॉजिकल स्टडी होती है किसी भी सब्सटेंस की सरफेस को स्टडी करना। ठीक हो गया। तो आप जो भी सब्सटेंस आपकी सिलेक्टेड है, कंपोजिट, नैनो कंपोजिट या बायोजॉर्बेंट या माइक्रो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी सरफेस किस तरह की है, इधर इट इज़ अ रफ और स्मूथ, और इट इज़ अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड आउट करने के लिए सैम टेक्निक अप्लाई करना पड़ती है। सैम टेक्निक और FTIR रन करवाने के लिए हमें सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सैंपल को प्रिपेयर करना है या उसके उस सैंपल को कैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ करेक्टराइजेशन ऑफ एडजॉर्बेंट में ऐड करनी है। ये जो करेक्टराइजेशन ऑफ एडजॉर्बेंट है, ये आपने मटीरियल्स एंड मेथोडोलॉजी के बाद ये सेक्शन ऐड करना है। तो आपने इसको अलग से एक सेक्शन बना के, यानी कि नंबर 3 के नाम से, एडजॉर्बेंट करेक्टराइजेशन के नाम से आपने करना है। और आप एक पैराग्राफ के अंदर FTIR और सैम दोनों का बता सकते हो। अगर आप एक ही पैराग्राफ में नहीं बताना चाह रहे, तो आप इस तरह एक पैराग्राफ FTIR की सब हेडिंग से बना लें, और दूसरा पैराग्राफ आप सैम एनालिसिस की सब हेडिंग से बना लें। ठीक हो गया। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको एक पैराग्राफ में मर्ज करना चाह रहे हो या अलग अलग सब हेडिंग बना के उसको स्टडी करना चाह रहे हो। तो FTIR एनालिसिस, मेक श्योर कि जो भी आप FTIR इंस्ट्रूमेंट या सैम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, आप उसका मॉडल नंबर और नेम लाजमी मेंशन करें। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि FTIR एनालिसिस करवाने के लिए परकन एल्मर FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया गया, और इससे हमें क्या चीज़ कंफर्म होगी, हमें उनकी वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स जो कि एडजॉर्बेंट में मौजूद हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनको डिटरमिन करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। मीन्स टू से, सबसे आपने उसका पर्पस बताना है कि आप इसको किस लिए यूज़ करने लगे हो। उसके बाद आपने सैम्पल प्रिपरेशन का बताना है कि सैम्पल कैसे प्रिपेयर कर रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट में रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 1% पैलेट्स ऑफ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के उन्होंने 1% पैलेट्स लिए हैं, उनको बनाया है, वर मेड एंड द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रल स्टडी। मीन्स टू से आपने पोटेशियम ब्रोमाइड के पैलेट्स बनाने हैं और उनके अंदर एडजॉर्बेंट को रखना है, और इसके लिए जो यहाँ पे FTIR इंस्ट्रूमेंट में उनकी जो रेंज है स्टडी करने की, वो 4000 से 600 पर सेंटीमीटर है। ये रेंज आपने लाजमी मेंशन करनी है जब आप ये पैराग्राफ लिख रहे हो, बिकॉज आपने रेंज और इसका प्रॉपर यूनिट पर सेंटीमीटर में आपने मेंशन करना है। और इस तरह के जितने भी यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर किलोग्राम पर जाउल पर केल्विन, उनके ऊपर आपने जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है वो इक्वेशन मोड में जाके ऐड करना है। आपने जस्ट उसको ऊपर करके या एक साथ ही उसके मेंशन नहीं कर देना, बिकॉज जब आप इसको इक्वेशन मोड में इस तरह के सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को मेंशन नहीं करते, तब तक आपसे रिव्यूअर ये रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली आप अपनी पूरी इक्वेशंस को, पूरे सिंबल्स को जो मैन्युस्क्रिप्ट में यूज़ हो रहे हैं, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में मेंशन करें। इसको इक्वेशन मोड में कैसे लिखा जाता है, इसकी भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपने ये चीज़ मेंशन करनी है कि किसके पैलेट्स बनाए हैं आपने, और दूसरे नंबर पे आपने रेंज भी मेंशन करनी है। यहाँ पे भी उन्होंने सेम वही चीज़ें बताई हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट जो है सरफेस के ऊपर, उसको डिटरमिन करने के लिए और टेक्सचर एंड मार्फोलॉजी स्टडी करने के लिए FTIR और सैम देखें इम्प्लाइड रिस्पेक्टिवली। मीन्स टू से कि फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है फंक्शनल ग्रुप वाली, वो किसकी है, FTIR की है, और उसके बाद जो मार्फोलॉजी है स्टडी करना, वो किसकी है, वो सैम की है। यानी कि एक ही लाइन में दोनों टेक्निक्स के उन्होंने यूजेस या पर्पस बता दिया कि वो क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी 1% पैलेट पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी कि यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम ब्रोमाइड वैसे लिख दिया, दूसरे पेपर में उन्होंने KBr की शक्ल में लिखा था, सिंबल की शक्ल में लिखा था। बातें वही होती हैं, लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है ताकि प्लेजरिज्म ना आए।
तो पोटेशियम ब्रोमाइड के उन्होंने बनाए हैं FTIR एनालिसिस करवाने के लिए। इनकी रेंज 4000 से 400 पर सेंटीमीटर है और इनकी 4000 से 600 पर सेंटीमीटर थी। और उसके आगे अगर आप कोई रेफरेंस भी देना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, आप रेफरेंस भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, उसकी कोई ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रेफरेंस लाजमी हो। तो यहाँ तक FTIR की ये सब हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद चलते हैं SEM एनालिसिस की तरफ। SEM एनालिसिस, SEM टेक्निक इज़ बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक। ठीक है, आप इसको SEM के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक के नेम से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने SEM इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नंबर और नेम दोनों मेंशन करने हैं। उसके बाद आपने बताना है कि इसको यूज़ किया गया है, क्यों यूज़ किया गया है। मीन्स टू से आपने इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नेम, नंबर और उस टेक्निक को यूज़ करने का पर्पस, और उसके दौरान अगर आपने कोई और सैम्पल प्रिपेयर करने का कोई मेथड लगाया है, यूज़ किया है, वो मेंशन करना है। और उसके बाद आपने रेंज मेंशन करनी है, या मैग्नीफिकेशन पावर अगर है तो वो मेंशन करनी है। मैग्नीफिकेशन पावर FTIR में नहीं होती, वहाँ पे रेंज होती है FTIR रन करवाने की, जबकि मैग्नीफिकेशन पावर SEM में होती है। SEM टेक्निक में आपने बताना है कि आपने उस इमेज को कितना मैग्नीफाई किया है, कितने नैनोमीटर तक उसको लार्ज किया है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पावर आपने SEM टेक्निक में लाजमी मेंशन करनी होती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको यूज़ क्यों किया गया है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजी स्टडी करने के लिए एड्जॉर्बेंट की। और इसके लिए क्या किया, एड्जॉर्बेंट सैंपल को डी गैस्ड अंडर वैक्यूम प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। मीन्स टू से उसको डी गैस्ड किया गया, उसमें से जो भी गैस या एयर के पार्टिकल्स थे उनको रिमूव किया गया जब उसको सैंपल में इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखने से पहले। इट वाज देन स्पॉटेड ऑन ग्लूटेनियस कार्बन टेप एसोसिएटेड विद एन एल्यूमिनियम स्टब। ठीक है, मीन्स टू से जब उसकी डी गैस कर दिया गया, उसके बाद उसको कार्बन टेप पे रखा गया जिसके साथ एल्यूमिनियम की स्टब लगी हुई थी। और उसके बाद फिर उसको कोट किया गया सैंपल को प्लैटिनम के साथ विद द एड ऑफ स्पटर कोटर, यानी कि प्लैटिनम के साथ कोट करके उसकी कोटिंग करके फिर उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखा है उसका एनालिसिस करने के लिए। तो ये सैंपल को प्रिपेयर करने का एक मेथड है। आप जिस भी पेपर से इस तरह का डाटा ले रहे हो, या आपने जिस तरह वो प्रोसीजर परफॉर्म किया है, आप उस तरह अपने प्रोसीजर को पेपर के अंदर लिखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने अपने रिज़ल्ट नहीं करवाए, किसी और पेपर से अगर आप डाटा लेना चाह रहे हो तो क्या आप ले सकते हो या नहीं, तो उसका आंसर है जी बिल्कुल आप ले सकते हो। बेहतर यही होता है कि आप अपने रिज़ल्ट खुद करवाएं FTIR और SEM के। लेकिन अगर आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपका जो सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है और सिलेक्टेड डाई, उसके ऊपर कोई और पेपर डाउनलोड करें और उसके FTIR और SEM रिज़ल्ट आप अपने पेपर में लगा सकते हो। लेकिन आपको उसके साथ उस परमिशन लेनी पड़ेगी उससे उस पेपर के आथर से या जर्नल के एडिटर से, विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइट क्लियरेंस सेंटर, वहाँ पे जाके। और दूसरे नंबर पे परमिशन के साथ आपको लाइंस के आगे या फिगर के आगे कैप्शन में प्रॉपर रेफरेंस भी देना होगा कि हमने ये चीज़ें या ये डाटा इस पेपर से लिया है। ठीक हो गया, तो आप उन चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, और अगर रिव्यूअर ड्यूरिंग रिवीजन आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपने अपने रिजल्ट क्यों नहीं लगाए, आप दूसरों का डाटा यूज़ कर रहे हैं अपने पेपर में, आपने परमिशन, ठीक है परमिशन ली है, लेकिन फिर भी आप अपने रिजल्ट करवाएं, तो आप उसको इस तरह हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हमने ट्राई की थी लेकिन वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होने की वजह से हम अपने रिज़ल्ट नहीं करवा सके, इसलिए हमने दूसरे पेपर के रिज़ल्ट लिए हैं विद परमिशन, और हमने परमिशन से लिए हैं बिकॉज़ उनका और हमारा काम सेम ही है। तो हमने सोचा कि इसमें अगर हम अपने रिज़ल्ट करवाएंगे भी तो बहुत माइनर चेंज आएगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने इस तरह चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ दूसरे पेपर में सैम्पल जो है SEM स्टडी के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है बाय सीविंग एड्जॉर्बेंट, यानी कि उसको पेसल एंड मोटर में पहले इसको ग्राइंड किया, उसके बाद इसको टेस्टर होल्डर के ऊपर रखा, यानी कि कार्बन टेप यहाँ भी यूज़ की गई है। उसके बाद उसको SEM एनालिसिस के लिए यूज़ किया गया, और SEM एनालिसिस या FTIR एड्जॉर्बेंट ऐड करने से पहले, सॉरी एड्जॉर्प्शन से पहले और एड्जॉर्प्शन के बाद
दोनों में करवानी है। मीन्स टू से अभी आपने एड्जॉर्बेंट प्रिपेयर किया, उसकी ग्राइंडिंग सीविंग करवा के उसको स्टोर किया हुआ है, अभी आपने उसको डाई सोल्यूशन या मेटल के सोल्यूशन में नहीं ऐड किया, रफ फॉर्म में अभी आपके पास है। आपने एक दफ़ा तब उसकी FTIR करवानी है, और एक दफ़ा आपने जब एड्जॉर्प्शन हो जाएगी तो बाद में जो नीचे हम, क्योंकि हम सोल्यूशन तो फिल्टर करके उसके एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेते हैं, लेकिन जो उसके नीचे एड्जॉर्बेंट सेडिमेंट हुआ होता है, आपने उस एड्जॉर्बेंट को लेना है, उसको ड्राई करना है, वॉश नहीं करना, ठीक है, वॉश नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर जो डाई मॉलिक्यूल है वो भी रिजल्ट में आने चाहिए। आपने जस्ट उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने उसका FTIR और SEMS एनालिसिस करवाना है, ताकि आपको पता चले कि पहले एड्जॉर्बेंट की सरफेस कुछ इस तरह की थी, और एड्जॉर्प्शन के बाद उसकी जो एक्टिव साइड्स हैं, जो उसके अंदर पोर्स हैं या उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की डेवलप हुई है, कैसे एक्टिव साइड्स फिल हुई हैं। तो ये कंपैरिजन आपको मिले, जो कि हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस किया है कि इसको लिखना कैसे है मेथडोलॉजी के नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके माइंड में कोई फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पोर्शन होगा वो रिजल्ट एंड डिस्कशन पे होगा। तो हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।